गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये 7वां या 8वां वीडियो है और आई होप कि आप लोग इसको अगर दिल लगा कर देखेंगे तो चीज़ें फंक्शन और मैपिंग से रिलेटेड बहुत समझ में आएंगी और फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। देखते जाइए, अगर पसंद आए तो शूट्स को, वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहरहाल हम अपनी ईमानदारी से आपको समझा रहे हैं और एक एक वीडियो, हर लेक्चर बहुत ध्यान से बैठकर सुनिए और चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। अभी प्रॉब्लम्स का फेस भी आएगा और एक दो लेक्चर पूरे हम जो है वो प्रॉब्लम्स पे डालेंगे। बीच में जो भी हमने एक दो प्रॉब्लम्स लगवाई हैं उनको आप देख लें। बहरहाल कल तक हमने आप लोगों को फंक्शन के बाद में मैपिंग पढ़ाई थी और बताया था कि फंक्शन के आइडिया को अगर पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो फिर हम लोग उसको मैपिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो मैपिंग होती है ये फंक्शंस की पिक्चर होती है। और उसके बाद में ये बात बताई थी कि हम फंक्शन या फंक्शनल मैपिंग उसे कहेंगे कि जब दो सेट दे रखे हों और सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट करे, यूनिक एसोसिएशन हो। उसके बाद में 12 लेक्चर देखिएगा, उस पर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, उस पर पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है। उसके फिर हम आगे बढ़े थे और आगे बढ़ने के बाद में हमने ये बात कही थी कि अगर हमको नंबर ऑफ़ मैपिंग्स निकालना हो, दो सेट दे रखे हों और दोनों सेट की टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल मैपिंग्स निकालना हो, कल उस पर भी हमने आपको बातें समझाई थी, उसको भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, कल का लेक्चर देखिएगा। तो नंबर ऑफ़ मैपिंग्स निकालने के लिए अगर पहले सेट में, ए सेट में P एलिमेंट्स हों और दूसरे वाले सेट में Q एलिमेंट्स हों तो फार्मूला Q⁻P बनेगा और उस पर भी हमने कल वाले लेक्चर पर सवाल या एग्जाम्पल आपको दे दी थी। फिर उसके बाद में कल हमने अपने लेक्चर को यहाँ पर छोड़ा था कि ये जो मैपिंग्स होती हैं इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं और अलग अलग टाइप्स में सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे 1-1 मैपिंग। और 1-1 मैपिंग को कई दूसरे नामों से किताबों में लिखा गया है। 1-1 मैपिंग भी कहा जाता है, इंजेक्शन भी कहा जाता है, इंजेक्शन मैप्स, इंजेक्टिव मैपिंग और बहुत सी किताबों में मोनोमॉर्फिक कहा गया है। बहुत सी किताबों में मोनोमॉर्फिक कहा गया है। तो आप इसमें जब भी कहीं पर मोनोमॉर्फिक कहा जाए या इंजेक्टिव कहा जाए या इंजेक्शन कहा जाए तो आप इसको 1-1 ही समझेंगे। ये सब एक ही नाम के कई पीसेस हैं और सब सेम हैं। अब सिचुएशन ये है कि अगर हम लोग 1-1 मैपिंग पढ़ेंगे तो 1-1 मैपिंग क्या कहती है। 1-1 मैपिंग में अगर दो सेट हैं तो सेट ए के हर एलिमेंट की एक इमेज, यूनिक इमेज होना चाहिए, यानी यूनिक करेस्पॉन्डेंस हो। अगर दो सेट दे रखे हैं, सेट ए में भी एलिमेंट है, सेट बी में भी एलिमेंट है, तो जो करेस्पॉन्डेंस होना चाहिए वो 1 by 1 होना चाहिए। एक एलिमेंट्स एक ही को एसोसिएट करेगा। अगर इसके अंदर यहाँ के ऊपर हमने आपको लिख कर दिखा दिया है कि इफ़ टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए there corresponds one and only one element of set B, then the correspondence from A to B is called a 1-to-1 mapping and denoted by this and denoted by यहाँ के ऊपर ये this। क्या मतलब हुआ कि एक एलिमेंट जो है सेट A का सेट B के एक ही एलिमेंट को एसोसिएट करेगा। इस तरीके की मैपिंग को हम लोग 1-1 मैपिंग कहेंगे। और उसके बाद में हमने यहाँ के ऊपर एक पिक्चर बनाकर आपको दिखा दी है कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर
दो सेट यहाँ के ऊपर ये दे रखे हैं, ये सेट ए है और ये सेट यहाँ के ऊपर बी है, इसमें एलिमेंट ए बी सी हैं और यहाँ पर पी क्यू आर हैं। ए सिंगल एलिमेंट पी से एसोसिएट है, बी सिंगल एलिमेंट क्यू से एसोसिएट है, सी सिंगल एलिमेंट आर से एसोसिएट है। तो इस तरीके का जो मैप है, अगर सिंगल टू सिंगल एसोसिएशन होगा तो हम इसको 1-1 कहेंगे। अब हमको याद दिलाने के लिए देखिए ये 1-1 मैप लिख दिया गया है, यहाँ के ऊपर ये लिख दिया गया है कि ये 1-1 मैप है। आपको याद दिलाने के लिए हमने यहाँ के ऊपर ये बना दिया है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन हो कि एक सेट में, जैसे अगर यहाँ के ऊपर ये सेट ए हो और सेट यहाँ के ऊपर ये बी हो और इसमें 3 एलिमेंट यहाँ के ऊपर ए बी सी दे रखे हों और यहाँ पर कोई एलिमेंट यहाँ के ऊपर ये पी हो, ठीक है। और इसके बाद में सिचुएशन क्या हो जाए कि ए जो है वो पी से भी एसोसिएट हो, बी भी पी से एसोसिएट हो और सी भी पी से एसोसिएट हो, तो ये 1-1 मैप नहीं होगा। क्योंकि 1-1 मैप के लिए क्या ज़रूरी है कि एक एलिमेंट एक ही को एसोसिएट करे। अगर ए ने पी को कर लिया तो फिर बी पी को एसोसिएट नहीं कर सकता और खाली भी नहीं रह सकता, एसोसिएशन भी ज़रूरी है। तो ये 1-1 मैप तो है नहीं, क्योंकि 3 एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है, 3 प्री इमेजेस हैं और एक इमेज है, तो इस तरीके की सिचुएशन 1-1 नहीं होगी। लेकिन नीचे यहाँ पर लिख दिया गया है बट इट इज़ फंक्शन मैप, क्योंकि फंक्शन में हमने क्या बात बताई थी, फंक्शन में हमने ये बात बताई थी कि सिंगल एसोसिएशन होना चाहिए। वहाँ इस बात पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर अगर आप ऑर्डर पेयर बनाइएगा तो वहाँ पर सिर्फ इतनी ही बात माने रखती है। यहाँ क्या माने रखता है कि ए अगर पी से एसोसिएट हो गया तो फिर अब ए किसी से एसोसिएट नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ क्या सिचुएशन है कि ए फंक्शनल मैप में हमने आपको क्या बात बताई थी कि यूनिक असेसमेंट होना, एसोसिएशन होना चाहिए, और यहाँ पर यूनिक एसोसिएशन है। दोनों यूनिक एसोसिएशन में फ़र्क है। यहाँ पर यूनिक एसोसिएशन इस तरीके का हो कि इस एलिमेंट का जिस एलिमेंट से हो जाए फिर दूसरे एलिमेंट को ये एसोसिएट ना करे। यहाँ क्या है, यहाँ यूनिक एसोसिएशन का क्या मतलब है कि ए के करस्पॉन्डिंग कोई भी एलिमेंट हो, इससे कोई मतलब नहीं। बी के करस्पॉन्डिंग कोई भी एलिमेंट हो, लेकिन होना चाहिए यूनिक। तो ए पी से और बी पी से और सी पी से, तो ये फंक्शनल मैप तो हो गया, क्योंकि ए का भी यूनिक एसेसमेंट है, एसोसिएशन है, बी का भी यूनिक है और सी भी किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है। तो अगर आप ऑर्डर पेयर बनाइएगा तो ए कॉमा पी निकलेगा, बी कॉमा पी निकलेगा और सी कॉमा पी निकलेगा, और फिर वही डेफिनेशन आ जाएगी कि किसी भी 2 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होगा तो ये फंक्शनल मैप हो जाएगा, लेकिन 1-1 नहीं होगा। 1-1 के लिए ज़रूरी है कि करेस्पॉन्डेंस एक का एक के साथ में हो गया तो भी दूसरे के साथ में नहीं हो सकता। यहाँ तक बात पहुँची है। हमने आपको 1-1 बता दिया और इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि देयर करेस्पॉन्ड्स वन एंड ओनली वन एलिमेंट, और वहाँ पर कोई ऐसी शर्त नहीं होती ऑफ सेट बी। देन द करेस्पॉन्डेंस फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ 1-to-1 मैप एंड डिनोटेड बाई, यहाँ के ऊपर दिस, यहाँ के ऊपर ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद में देखिए, खाली इससे तो काम चलता नहीं है कि हमने डेफिनेशन अपने सिर में उतार ली और हम समझ गए साहब 1-1 क्या होता है। वहाँ प्रैक्टिकल होता है। अगर आप IIT का कंपटीशन दीजिए या सिंपली आप 11वें 12वें का एग्ज़ाम देने जाइए तो वहाँ आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बल्कि वहाँ प्रॉब्लम धरी हुई होगी आपके लिए। तो ज़रूरी है कि चीज़ें एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप समझें तो आप सवाल लगाना भी सीखेंगे। अलग से जो सेशन होगा वो तो अलग बात है प्रॉब्लम्स का, लेकिन बीच बीच अपनी बात को समझाने के लिए हम लोग इलस्ट्रेशन जिसको कहते हैं वो ज़रूर देंगे। एग्ज़ाम्पल कि अगर मान लिया जाए कि कोई सवाल दिया हुआ हो और हमको ये चेक करना हो, कोई प्रॉब्लम को चेक करना हो, किसी फंक्शन को चेक करना हो कि वो 1-to-1 है या नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि किसी भी फंक्शन को का 1-1 होना और इसको चेक करना कई तरीक़ों से होता है, जिसमें पहला तरीक़ा जो है वो हमने यहाँ के ऊपर नोट कर दिया है। इसका नाम है एनालिटिकली। अगर एनालिटिकली चेक करते हैं, ग्राफिकली चेक करते हैं, फिर उसके बाद में कैलकुलस से चेक करते हैं, और तीनों से हम आपको बताएंगे। जिसमें पहला पॉइंट हम ये बताने जा रहे हैं कि किसी भी फंक्शन का 1-1 होना हम लोग एनालिटिकली कैसे चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर कहें कि कोई फंक्शन दे रखा है
और ये रिलेशन हम यहाँ पर लगाएं fx1 बराबर fx2, और जब हम इसको सॉल्व करें और x1 x2 के बराबर मिल जाए तो फंक्शन जो है वो 1 1 कहलाएगा। अब हम खाली इतनी बात बताकर आगे बढ़ जाते। इतनी बात हम लोग यहाँ के पर, जैसे हमने ये लिखा और हमने कहा ये चेक करने का तरीका है, इतनी बात हम बता के अगर आगे बढ़ जाते और आपको एग्जाम्पल ना बताते तो आप सवाल नहीं लगा पाइएगा। शुरू करें। तो एनालिटिकली अगर हम लोग फंक्शन को चेक करेंगे कि कोई भी फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ के ऊपर ले लिया कि f सच दैट r to r डिफाइंड बाई fx बराबर एक्स स्क्वायर, देन चेक के आगे हमने लिखा नहीं है कि फंक्शन 1 to 1 है या नहीं, देन चेक द फंक्शन इज़ 1 to 1 और नॉट। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, ये हम लोग एनालिटिकली चेक कर रहे हैं। एनालिटिकली हम लोग यहाँ के ऊपर जो है वो चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ के ऊपर क्या करेंगे कि लेट x1, x2 बिलोंग टू रियल नंबर। ये दो रियल नंबर लिए जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ के ऊपर देखा कि जो भी रिलेशन इस्टेब्लिश होगा वो x1 और x2 में होगा, तो दोनों रियल नंबर कहाँ से आएंगे, डोमेन से आएंगे। और डोमेन यहाँ के ऊपर हमारा जो है वो यहाँ के ऊपर रियल नंबर है। आप याद रखिए कि ये दोनों रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। और अगर बाई दी वे यहाँ के ऊपर दिया हुआ होता r की जगह पर n और एरो लगाकर यहाँ पर n, यानी दो नेचुरल नंबर के सेट आपस में एसोसिएट कर रहे होते, तो हम लोग यहाँ के ऊपर x1, x2 बिलोंग टू रियल नंबर नहीं कहते, बल्कि हम लोग ये बात कहते कि x1, x2 जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो ये दोनों यहाँ से हमने इस सेट से, यहाँ के डोमेन के सेट से उठा लिए, और उसके बाद में आपको मालूम है कि fx1 बराबर fx2 रख दिया। अब fx1 बराबर fx2 रखने के बाद में x1 अगर x2 के बराबर आ जाएगा तो फंक्शन 1 to 1 हो जाएगा, अदरवाइज फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा। हम लोगों ने fx1 बराबर fx2 रखा, और आपके पास में जो फंक्शन है fx बराबर fx, यहाँ के ऊपर x स्क्वायर है। अगर यहाँ पर कोई भी आदमी x1 रखेगा तो x1 स्क्वायर मिलेगा, तो इसकी वैल्यू x1 स्क्वायर मिल जाएगी और इसकी वैल्यू x2 स्क्वायर मिल जाएगी। और जब हम इस स्क्वायर को हटाएंगे, जब हम दोनों तरफ से स्क्वायर रिमूव करेंगे, तो x1 की वैल्यू यहाँ के ऊपर प्लस माइनस यहाँ के ऊपर x2 मिल जाएगी। यहाँ तक बात पहुँची। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये बात शो करना होगी या ये बात समझना होगी, इसमें कहीं के ऊपर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि x1 x2 के बराबर है। अगर हमने fx1 को fx2 के बराबर किया तो रिलेशन x1 बराबर x2 हो और हम कंफ्यूज भी ना हो कि हाँ भाई हो गया, फंक्शन 1 to 1 हो गया। तो इसका पहला तरीका जब हम लोगों ने यहाँ के ऊपर चेक किया तो देखिए सिचुएशन क्या है कि दोनों ही रियल नंबर को बिलोंग कर रहे थे, इसलिए हमने x2 की वैल्यू 1/2 ले ली। पूरी रियल नंबर लाइन पर 1/2 लाई करता है, इसलिए ये रियल नंबर है। हम कोई भी रियल नंबर 1/2, 1/4, 1, 2 कुछ भी ले सकते थे, हमने 1/2 ले लिया। ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और इस 1/2 को यहाँ रखा। अगर हम यहाँ रखेंगे तो x1 की वैल्यू प्लस माइनस यहाँ के बाद 1/2 मिलेगी। ये स्टेप भी आपकी समझ में आ गया। उसके बाद में फिर हम लोगों ने fx1 की वैल्यू निकाली, यानी x1, यानी अब सिचुएशन क्या हो जाएगी, जब आप x2 बराबर 1/2 रखेंगे तो x2 बराबर 1/2 के करस्पॉन्डिंग x1 की वैल्यू प्लस 1/2 भी होगी, माइनस 1/2 भी होगी। तो पहले हमने x2 बराबर 1/2 के करस्पॉन्डिंग x1 की वैल्यू प्लस 1/2 ले ली, यानी x1 की जगह पर हमने प्लस 1/2 रखा तो 1/4 मिला, और इसके बाद में x2 के करस्पॉन्डिंग भी हमने 1/2 रखा तो भी 1/4 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि x1 और x2 बराबर हुए, यानी ये भी 1/2 हुआ और ये भी 1/2 हुआ। प्लस 1/2 के करस्पॉन्डिंग प्लस 1/2 लिया, तो x1 बराबर x2 यानी 1/2 और 1/2 बराबर हुआ, और 1/4 और 1/4 दोनों जगह से दोनों वैल्यूज़ मिली हैं। तो इस सिचुएशन में x1 बराबर x2 और इम्प्लाइज दैट fx1 बराबर fx2 हो गया, क्योंकि 1/2 x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू 1/2 ली गई, तो ये दोनों सेम हुई, और 1/4 यहाँ से मिल गया, ये भी सेम हुआ। अब हमने यहाँ से x2 की वैल्यू 1/2 ली और x1 की दूसरी करस्पॉन्डिंग वैल्यू माइनस के 1/2 ली। अब आप ये देख लिए x2 की वैल्यू इस 1/2 के करस्पॉन्डिंग माइनस का 1/2 लिया, और जब हम fx2 की वैल्यू निकालेंगे
तो हम 1/2 रखेंगे तो 1/4 मिलेगा, और जब हम लोग x1 की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो माइनस का 1/2 रखेंगे, यहाँ पर -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1/4 हो जाएगा। अब बच्चों देखो इसी में कंफ्यूज होता है, यानी यहाँ पर x1 x2 बराबर तो नहीं है, लिख दिया गया x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि यहाँ के ऊपर -1/2 है और यहाँ पर 1/2 है, तो -1/2 और 1/2 बराबर तो होगा नहीं, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, लेकिन ये वैल्यूज बराबर मिल रही हैं, बट fx1 बराबर fx2, यानी ये दोनों वैल्यूज बराबर तो नहीं हुई, ये दोनों वैल्यूज बराबर तो नहीं हुई, लेकिन जो करस्पॉन्डिंग fx1 और fx2 मिला वो बराबर मिला। तो इसका मतलब ये हो गया कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 और fx1 बराबर fx2, जिसका मतलब रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हुआ। क्या रिलेशन आना चाहिए था? यहाँ पर तो आ रहा है लेकिन दूसरी वैल्यू पर नहीं आ रहा है, पूरे सवाल में आना चाहिए, तब हम उस फंक्शन को 1 to 1 कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एनालिटिकली चेक हो गया कि x1 x2 के बराबर तो है, x1 x2 के बराबर नहीं है, लेकिन fx1 और fx2 बराबर है, तो फंक्शन क्या होगा? नॉट 1 to 1। ये बात आपकी समझ में आई? ये एनालिटिकली चेक हो गया। इसके बाद में इसको मैं रब करने जा रहा हूँ, और रब करने के बाद में इसी फंक्शन को आप देखें, इसी फंक्शन को आप यहाँ के ऊपर ये देखें कि अगर हमारे पास में देखिए दूसरी हेडिंग क्या है, पहली क्या हेडिंग क्या थी? एनालिटिकली थी, और दूसरी हेडिंग क्या है यहाँ के ऊपर? ग्राफिकली। दूसरी हेडिंग है यहाँ के ऊपर ग्राफिकली। ग्राफिकली आप याद रखें कि आप fx बराबर x² का जब ग्राफ खींचेंगे, fx बराबर जब x² का ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा भी आए, ग्राफिकली क्या होगा कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाए जो x एक्सिस के पैरेलल हो, अगर ग्राफ को दो जगह काट रही है, हम लिखवा नहीं रहे हैं आपको, अगर वो ग्राफ को दो जगह काट रही है तो नॉट 1 to 1, और अगर एक जगह काट रही है तो वो 1 to 1 होगा। ये ग्राफिकली पहचान होगी। वैसे अगर fx बराबर x² के ग्राफ को अगर आप लोग स्केच करिएगा तो ये x² बराबर 4 है भाई, ग्राफिकली अगर देखिएगा तो ये y बराबर x² है। तो जिस तरीके का पैराबोला x² बराबर 4ay का होता है, y सिंगल पावर में और x जो है वो सेकंड पावर में, तो ग्राफ देखिए बच्चों ऐसा आएगा इसका। हमेशा ग्राफ जो है वो जिस तरीके से x² बराबर 4ay का आता है ऐसा ग्राफ आएगा। और अगर कोई भी ग्राफ इस तरीके का आ रहा है और आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, उस हॉरिजॉन्टल लाइन ने कर्व को दो जगह काट दिया, तो नॉट 1 to 1, ये आ जाएगा नॉट 1 2 और यहाँ के ऊपर ये 1। बात समझ लीजिए। अगर कोई ग्राफ इस तरीके का होता कि अगर ये y एक्सिस होता और x एक्सिस होता, और मान लीजिए कोई ग्राफ इस तरीके का आता और आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को सिर्फ एक जगह काटेगी। ये लाइन खींची तो कर्व को एक जगह काटेगी। अगर एक जगह काटेगी तो ये 1 to 1 होगा, ये यस, यहाँ के ऊपर ये, यहाँ के ऊपर यस। तो क्या निकल कर आया कि अगर ग्राफिकली आप चेक करना चाहते हैं, बहुत से ग्राफ दे रखे हैं कि फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहलाता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिएगा, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को एक जगह काट रही है तो फंक्शन 1 to 1 होगा, और अगर एक से ज़्यादा जगह काट रही है, जैसे ऐसे दो जगह काट रही है या और तीन जगह काट रही है, मोर देन 1 पॉइंट, देन द फंक्शन विल नॉट 1 to 1। ये ग्राफिकली हो गया। इसके बाद में तीसरी यहाँ के ऊपर जो हेडिंग है वो क्या है, यहाँ के ऊपर बाई कैलकुलस। ये भी आप लोग देख लें। अगर आप लोगों को कैलकुलस से चेक करना है, बाई कैलकुलस, कि फंक्शन जो है वो 1 to 1 है या नहीं है, तो क्या करिएगा। देखिए, एक चीज़ होती है इंक्रीजिंग और एक चीज़ होती है डिक्रीजिंग। अब हम यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अगर हम उसमें फंसेंगे तो फिर चीज़ जो है वो लंबी हो जाएगी।
बस इतनी बात आप ये समझिए कि अगर डोमेन में, फंक्शन के डोमेन में, इन यहां पे लिखा हुआ इन डोमेन ऑफ द फंक्शन, इन डोमेन ऑफ फंक्शन, इन डोमेन ऑफ यहां के पर फंक्शन, इफ फंक्शन entirely increasing or entirely decreasing, then fx यानी फंक्शन इज यहां के पर 1 1। अब आप बात समझ लें, अगर हम देखें कैलकुलस से चेक करें कि फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है, तो पूरे डोमेन में अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि फंक्शन 1 to 1 है। और पूरे ही डोमेन में अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, देखिए इंक्रीज करना और डिक्रीज करना हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, कुछ को ना पता हो, हम यहाँ पर मैथमेटिकल कंडीशन बता देंगे, लेकिन फंक्शन या कोई कभी कर्व कैसे इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है, इसका डिस्कशन यहाँ पर हम नहीं करेंगे। पूरे एंटायर डोमेन में या तो फंक्शन इंक्रीज करे और या डिक्रीज करे, तो क्या कहा जाएगा कि फंक्शन इज यहाँ के पर 1 to 1। दैट इज यहाँ के पर क्या हो गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दैट इज यहाँ पे लिख दिएगा f डैश x ग्रेटर देन 0 इन यहाँ के पर ये डोमेन ऑफ यहाँ के पर fx, और लगा दीजिएगा f डैश x यहाँ के पर लेस देन 0 इन डोमेन ऑफ यहाँ के पर f। अब आज सिर्फ इतनी बात समझिए कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है पूरे डोमेन में, यानी इसकी जगह पर कोई भी वैल्यू रखी जाए डोमेन की, तो डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और अगर डेरिवेटिव यहाँ पर डोमेन की कोई वैल्यू रखी गई और डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उस डोमेन के लिए फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ग्रेटर देन 0 पर इंक्रीज करता है और लेस देन 0 पर डिक्रीज करता है। तो हमें इन दोनों में से कोई कंडीशन एंटायर डोमेन के लिए प्रूफ करना पड़ेगी, और अगर एंटायर डोमेन के लिए वो कंडीशन सही है तो फंक्शन 1 to 1 कहलाएगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे यही वाली एग्जांपल ले ली जाए, तो हम लोगों को इसको मिटाना पड़ेगा। ग्राफिकली हमने बता दिया ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहलाती है, और कोई भी लाइन अगर दो जगह काटेगी मोर देन 1 पॉइंट तो नॉट 1 to 1, एक जगह काटेगी हॉरिजॉन्टल लाइन तो यस दैट विल बी यहाँ के पर 1 to 1। अब इस सवाल को यहाँ के पर लगा के देखिए, ये fx बराबर यहाँ के पर ये एक्स स्क्वायर दे रखा है। देखिए स्टेप नंबर 1 क्या हुआ, fx बराबर यहाँ के पर एक्स स्क्वायर हुआ। ये कैलकुलस से हम लोग चेक कर रहे हैं फंक्शन का 1 to 1 होना, और इसके बाद में जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x आ जाएगा। जब हमारा फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, रियल नंबर, fx बराबर एक्स स्क्वायर कॉमा x बिलोंग टू यहाँ के पर रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर हो गया। अब सारे बच्चे आखिरी बात हमारी सुन लें, इस डोमेन में से अगर इसकी जगह पर कोई वैल्यू रखी जाए डेरिवेटिव में तो यहाँ पर रखी जाएगी, और चेक किया जाए कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है पूरे एंटायर डोमेन पर, यानी पूरी हर रियल वैल्यू पर, और या नेगेटिव है, यानी या तो एंटायर डोमेन में इंक्रीज करे यानी ग्रेटर देन 0 हो, या डिक्रीज करे लेस देन 0 हो। तो अब आप याद रखिएगा कि अगर हम x ग्रेटर देन 0 लेंगे यानी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो f डैश x जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। ये सही है, नहीं सही बात है कि अगर हम कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो डेरिवेटिव कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। और अगर हम कोई x लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो इसका मतलब यह है कि f डैश x जो है वो लेस देन 0 मिलेगा। ठीक है, अगर x की जगह पर कोई भी पॉजिटिव नंबर आप रख के देख लीजिए तो हमेशा डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और अगर कोई भी x की जगह पर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू रख के देख लीजिए तो हमेशा डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब आधे इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा और आधे इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा। और क्या शर्त है कि
पूरे डोमेन में, यानी ग्रेटर देन 0 लिया जाता या लेस देन 0 लिया जाता, सिर्फ एक ही कंडीशन आना चाहिए थी दोनों ही पर, या तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होता और या डेरिवेटिव नेगेटिव होता। ये नहीं चलेगा कि आधे में इंक्रीज करे और आधे में डिक्रीज करे। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो आधे में इंक्रीज कर रहा है और आधे में डिक्रीज कर रहा है। यहाँ के पर इसका मतलब ये हो गया इंक्रीजिंग, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग हो जाएगा और आधे इंटरवल में यहाँ के पर ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉट 1 to 1। बात समझ में आई आपके? बस यहाँ के ऊपर हम लोग इसको छोड़े दे रहे हैं। और मैंने आपको आज बता दिया कि कोई भी फंक्शन 1 to 1 कैसे होता है, 1 to 1 की क्या डेफिनेशन होती है, यूनिक करेस्पॉन्डेंस 1 to 1 होना चाहिए, और उसकी मैपिंग भी हमने आपको समझा दी। ये मैपिंग होगी, ये नहीं होगी, ये फंक्शनल मैप हो सकता है लेकिन पर्टिकुलर 1 to 1 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। उसके बाद में 3 तरीके हमने आपको बता दिए कि किसी भी फंक्शन को 1 to 1 या किसी भी मैपिंग को 1 to 1 हम चेक करेंगे। तो पहला तरीका हमने आपको बताया वो एनालिटिकली बताया, उसमें fx1 बराबर fx2 इम्प्लाइज दैट x1 बराबर x2 की कंडीशन हमने आपको बताई। ये कन्फ्यूजन वाली बात होती है, कभी हम भी जब पढ़ते थे तो हमारे सामने भी उस तरीके की सिचुएशन आती थी जो बच्चों के सामने आती है, इसलिए मैंने आपको रियल नंबर रख के दिखा दिया कि हम लोग जब 1/2 और -1/2 रखेंगे तो x1 1/2 हुआ और x2 -1/2 हुआ, तो ये तो बराबर नहीं हुआ, लेकिन वैल्यू वहाँ 1/4 आ रही है, यानी fx1 और fx2 बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि -1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2 बट fx1 बराबर fx2। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन 1 to 1 नहीं हुआ। इसके बाद में फिर हमने आपको यहाँ के ऊपर कैलकुलस से बताया कि अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है उसका डोमेन देखा जाएगा, या कोई रिस्ट्रिक्टेड डोमेन दे रखा हो। ऐसे भी सवाल होते हैं कि उन्होंने दे ही रखा है, मान लीजिए कि साहब इसी में चेक करके दिखाइए कि 1 to 1 है या नहीं है, तो हम लोग उसका डोमेन ले लेंगे और उस डोमेन में ये चेक करेंगे कि डेरिवेटिव पूरे डोमेन में या तो पॉजिटिव निकलना चाहिए और या पूरे डोमेन में नेगेटिव निकलना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आधे में जो है पॉजिटिव हो और आधे में नेगेटिव हो, एक ही कंडीशन चलेगी, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर पूरा पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, और पूरा नेगेटिव होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। कोई भी एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए एंटायर डोमेन के लिए, तो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन 1 to 1 होगा। ये आपको लिखा भी दिया गया है कि इन डोमेन ऑफ फंक्शन ई फंक्शन एंटायरली इंक्रीजिंग और एंटायरली डिक्रीजिंग देन एफ(x) इज 1 to 1। और अगर एंटायरली नहीं है तो फिर वो 1 to 1 नहीं होगा। अगर कोई भी आदमी इसकी फ़ोटो लेना चाह रहा है तो वो फ़ोटो ले सकता है। समझे, हम हटे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको कल हम लोग शुरू करेंगे।